हेलो एमएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा लेक्चर रहेगा न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रम, जिसको हम एनएमआर स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। आज हम देखेंगे उसका इंट्रोडक्शन, उसकी डेफिनेशन, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। हम देखेंगे एपरेटस यूज, वर्किंग ऑफ एपरेटस, टीएमएस, और हम देखेंगे उसकी एप्लीकेशंस ऑफ एनएमआर। हम उसकी 4 एप्लीकेशंस देखेंगे। तो जो आज का हमारा लेक्चर है ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है एमएससी और बीएससी वाले बच्चों के लिए। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको सारी पढ़ाई की लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए, एमएससी केमिस्ट्री सेमेस्टर 4 का ये है हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी सेकेंड का क्वेश्चन पेपर, जिसको मैं अभी 1-2 दिन में डिस्कस करूंगी अच्छे से। देखिए, उसमें ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है 20 मार्क्स का, जिसमें हमें बताना है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर, जो हम अभी करेंगे। फिर हमें बताना है इसमें एक्सप्लेन नंबर ऑफ सिग्नल्स, पोजीशन ऑफ सिग्नल्स एंड स्पिन कपलिंग विद एग्जांपल। इसको अभी हम आगे वाले लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। तो ये लास्ट ईयर भी पूछा गया है, तो इसको ज़रूर देखेगा। तो ये है हमारा टॉपिक एमएससी 4th सेमेस्टर का, जो हमारा पेपर नंबर 1 है, स्पेक्ट्रोस्कोपी सेकेंड। जो सेकेंड यूनिट है हमारी न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, ये वो यूनिट है। तो चलो शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर, जो है हमारा एनएमआर स्पेक्ट्रम, जिसको हम न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या ये कह रहा है, द इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन सच अ वे एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड। वो इंटरेक्शन जो मैटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बीच में होता है, और वो इस तरीके से तो हो कि जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब या एमिट हो। इट मे बी रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग रिलेशन, और ये रिप्रेजेंट करते हैं हम फॉलोइंग रिलेशन से। डेल्टा ई इक्वल्स टू एच न्यू, जहाँ पे जो हमारा न्यू है वो है हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेरिएशन या रेडिएशन। फिर डेल्टा ई है हमारा एनर्जी डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स ऑफ द मैटर, और एच है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट। तो जो हमारा म्यू है वो है हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और डेल्टा ई है हमारा एनर्जी डिफरेंस, वो भी इनिशियल और फाइनल स्टेट के बीच का मैटर के, और जो हमारा एच है वो है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट। ये थोड़ा इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है। अगर आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं या वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं, जिसमें से हम डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे। आप वहाँ से लिख दीजिएगा, बट अगर लॉन्ग क्वेश्चन आए, ज़्यादा लॉन्ग में है, तो आप ये भी लिख दीजिएगा। फिर इट कंसिस्ट ऑफ एक्सेलरेटेड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक रेडिएशन एंड मैग्नेटिक एनर्जी ऑफ एच एटम, हाइड्रोजन एटम और न्यूक्लियस और अनदर टाइप ऑफ न्यूक्लियाई व्हेन दे आर प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये जो होता है ये कंसिस्ट होता है इलेक्ट्रॉन के एक्सेलरेटेड मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक रेडिएशन का और मैग्नेटिक एनर्जी का, हाइड्रोजन एटम या न्यूक्लियस, या हम कह सकते हैं अनदर टाइप ऑफ न्यूक्लियाई, जब हम उसको प्लेस करते हैं एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। तो ये बस थोड़ा इंट्रोडक्शन है, इसको आप ऐसे ही एक बार रफली देख लीजिएगा, और अगर आप चाहें तो ये डायग्राम बना दीजिएगा। ये है लो एनर्जी, ये है हमारी हाई एनर्जी, और ये है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, नॉर्थ, और ये है साउथ। तो देखिए, यहाँ से होगा हमारा असली लेक्चर स्टार्ट। डेफिनेशन, एफ ब्लॉच डिफाइंड एनएमआर स्पेक्ट्रम। जो हमारे एफ ब्लॉच थे उन्होंने एनएमआर स्पेक्ट्रम को डिफाइन करा। अकॉर्डिंग टू हिम, द स्टडी ऑफ रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशन बाय न्यूक्लियाई इज कॉल्ड एनएमआर स्पेक्ट्रम। जो स्टडी होती है रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशन की बाय न्यूक्लियाई, उसको हम एनएमआर स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन है हमारी एफ ब्लॉच के अकॉर्डिंग। तो डेफिनेशन में जो हमारे एफ ब्लॉच थे उन्होंने डिफाइन करा था एनएमआर स्पेक्ट्रम को, और उन्होंने क्या कहा था, अकॉर्डिंग टू हिम, जब हम स्टडी करते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशन की बाय न्यूक्लियाई, उसको हम कहते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रम। अब हम देखेंगे मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। इट इज अ मॉडर्न डिवाइस which is useful for determining nature and number of protons present in organic molecules। जो हमारा NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ये हमारा इसका मॉडर्न कॉन्सेप्ट ये है कि ये हमारा एक मॉडर्न डिवाइस है। ये मॉडर्न डिवाइस है जो कि यूज़ किया जाता है प्रोटॉन के नेचर और नंबर को डिटरमाइन करने के लिए, कि कितने नंबर और नेचर प्रोटॉन के प्रेजेंट हैं एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में। तो
ये हमारा एक मॉडर्न डिवाइस है जो कि यूज़ किया जाता है प्रोटॉन के नंबर और नेचर को डिटरमाइन करने के लिए, जो कि प्रेजेंट होता है एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में। जितने नंबर और नेचर प्रोटॉन के प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में। फिर it is one of the most important tool to establish the structure and properties of various organic compound। जो हमारा NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी है बहुत ही ज़्यादा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल है जो एस्टेब्लिश करता है वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ को। तो ये है इसका मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये एक मॉडर्न डिवाइस है जो कि यूज़ किया जाता है प्रोटॉन के नंबर और नेचर को डिटरमाइन करने के लिए प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल है जो कि एस्टेब्लिश करता है स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो हमने डेफिनेशन और मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी देख ली है। अब हम देखेंगे इसका प्रिंसिपल ऑफ NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। Principle of NMR spectroscopy. The nucleus of protons spin about its own axis like as electron। जो हमारा प्रोटॉन का न्यूक्लियस होता है वो स्पिन करता है उसकी खुद की एक्सिस पर, जैसे कि इलेक्ट्रॉन करता है। तो जो प्रोटॉन का न्यूक्लियस होता है वो स्पिन करता है खुद की एक्सिस पे, ठीक है, जैसे कि हमारा इलेक्ट्रॉन करता है। फिर द स्पिनिंग ऑफ प्रोटॉन्स प्रोड्यूसेस अ स्मॉल मैग्नेटिक मूवमेंट। जो प्रोटॉन हमारा स्पिन करता है वो एक स्मॉल मैग्नेटिक मूवमेंट को प्रोड्यूस करता है। तो जो न्यूक्लियस होता है प्रोटॉन का वो स्पिन करता है उसकी खुद की एक्सिस के अबाउट, जैसे कि हमारा इलेक्ट्रॉन करता है। और जो ये स्पिन करता है प्रोटॉन, स्पिनिंग ऑफ प्रोटॉन, वो प्रोड्यूस करता है एक स्मॉल मैग्नेटिक मूवमेंट को। देखिए, व्हेन प्रोटॉन इज प्लेस्ड इन स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड द प्रोटॉन फेवर्स और अपोजेस इट, देन protons can change its orientation by absorbing a quantum of energy in radioactive frequency region of electromagnetic spectrum। जब हम एक प्रोटॉन को प्लेस करते हैं स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो जो हमारा प्रोटॉन होता है वो या तो फेवर करेगा या अपोज करेगा उसको, ठीक है। उसके बाद में जो हमारा प्रोटॉन रहता है वो उस अपनी ओरिएंटेशन को चेंज कर देता है। और वो कैसे चेंज करता है? जब वो क्वांटम ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है रेडियो एक्टिव फ्रिक्वेंसी रीजन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के, ठीक है। तो मैं आपको एक बार और समझा देती हूँ। जब हम प्रोटॉन को प्लेस करेंगे स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो जो प्रोटॉन होगा या तो वो फेवर करेगा या अपोज करेगा उसको। तो जो हमारा प्रोटॉन होता है उसकी ओरिएंटेशन चेंज हो जाती है। और उसकी ओरिएंटेशन चेंज इसलिए होती है क्योंकि वो एब्जॉर्ब कर देता है क्वांटम ऑफ एनर्जी जो एक रेडियो एक्टिव फ्रिक्वेंसी रीजन में होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया कि जो हमारा न्यूक्लियस है प्रोटॉन का वो स्पिन करता है उसकी खुद की एक्सिस पे, जैसे कि हमारा इलेक्ट्रॉन करता है। तो जो हमारा स्पिनिंग होती है प्रोटॉन की वो प्रोड्यूस करती है एक स्मॉल मैग्नेटिक मूवमेंट। जब हम प्रोटॉन को प्लेस करते हैं स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो जो हमारा प्रोटॉन होता है वो या तो फेवर होता है या वो करता है अपोज। फिर जो हमारा प्रोटॉन रहता है वो खुद की ओरिएंटेशन चेंज कर लेता है by absorbing a quantum of energy in radioactive frequency region of electromagnetic spectrum। फिर उसके बाद क्या होता है? फिर उसके बाद the frequency of radiation depends upon the strength of magnetic field, so adjusted that energy is absorbed by hydrogen nucleus the system is said to be in resonance। जो ये फ्रीक्वेंसी होती है हमारी रेडिएशन की वो डिपेंड करती है मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ पर, ठीक है। तो वो एडजस्ट हो जाती है जैसे कि एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हो जाए हाइड्रोजन न्यूक्लियस से। और जो सिस्टम रहेगा इसको हम कहेंगे रेजोनेंस में। तो जो फ्रीक्वेंसी होती है रेडिएशन की वो डिपेंड करती है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पर, सो एडजस्टेड दैट जो एनर्जी होगी वो एब्जॉर्ब हो जाए बाय हाइड्रोजन न्यूक्लियस, और इस सिस्टम को हम कहेंगे रेजोनेंस। और जो ये हमारा सिस्टम रहेगा इसको हम कहेंगे इन रेजोनेंस। फिर This method of recording absorption spectra is called nuclear magnetic resonance spectrum। ये मेथड जिससे हम एब्जॉर्प्शन को रिकॉर्ड करते हैं
स्पेक्ट्रा के एब्जॉर्प्शन को रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रम। तो ये है इसका प्रिंसिपल में। मैं आपको एक बार और दोबारा बता देती हूँ कि सबसे पहले जो हमारा प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस का, वो स्पिन करता है उसके खुद के एक्सिस पे, जैसे कि इलेक्ट्रॉन करता है। तो जो स्पिनिंग होती है प्रोटॉन की, वो एक स्मॉल मैग्नेटिक मूवमेंट को प्रोड्यूस करती है। जब हम प्रोटॉन को प्लेस करते हैं किसी स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो जो हमारा प्रोटॉन होता है या तो वो फेवर करता है या अपोजिट करता है, उसको अपोजिस करता है। तो जो हमारा प्रोटॉन होता है, देन उसके बाद में जो प्रोटॉन होता है वो ओरिएंटेशन चेंज कर लेता है बाय एब्जॉर्बिंग। जब वो एब्जॉर्ब करता है क्वांटम ऑफ एनर्जी इन रेडियो एक्टिव फ्रिक्वेंसी रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, फिर जो हमारी फ्रिक्वेंसी होती है रेडिएशन की, वो डिपेंड करती है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पे, और वो सो एडजस्टेड दैट कि जो हमारी एनर्जी एब्जॉर्ब है वो हाइड्रोजन न्यूक्लियस से, सो दैट कि जो हमारी एनर्जी है वो एब्जॉर्ब्ड बाय हाइड्रोजन न्यूक्लियस। इसलिए जो ये हमारा सिस्टम होता है, द सिस्टम इज सेड टू बी इन रेजोनेंस। और ये जो हमारा मेथड होता है स्पेक्ट्रा एब्जॉर्प्शन को रिकॉर्ड करने का, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रम। होप आपको डेफिनेशन, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी और प्रिंसिपल तो समझ आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं इसका एक डायग्राम, और हम देख लेंगे इसका एपरेटस यूज, वर्किंग ऑफ एपरेटस, और फिर टीएमएस, और हम देख लेंगे इसकी एप्लीकेशन। ये देखिए, ये है लो एनर्जी स्टेट, ये है हमारी हाई एनर्जी स्टेट, ये है हमारी मैग्नेटिक फील्ड, ये है हमारा एच न्यू, और ये है हमारी हाई एनर्जी स्टेट। ये आपको ये डायग्राम बनाना है सिंपल सा। फिर एपरेटस यूज, एपरेटस यूज्ड में ये वाले डायग्राम है। ये है हमारी मैग्नेट नॉर्थ पोल और साउथ पोल की। ये देखिए, ये हमारी मैग्नेट नॉर्थ पोल, ये है हमारी मैग्नेट साउथ पोल है ये हमारा। ये है हमारा सैंपल ट्यूब, ये यहाँ पे हमारी रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर, ये जनरेशन, और ये है हमारा डिटेक्टर, और ये है हमारा रिकॉर्डर। ये है हमारा एपरेटस यूज्ड में। ये वाला डायग्राम आपको बनाना है, जिसमें आपको 2 मैग्नेट बनानी है नॉर्थ साउथ, फिर एक सैंपल ट्यूब बनानी है। ये हमारी रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर, ये है हमारा डिटेक्टर, और ये है हमारा रिकॉर्डर। अब हम देख लेते हैं वर्किंग ऑफ एपरेटस की वर्किंग को। वर्किंग ऑफ एपरेटस, an organic compound whose structure is to be determined is dissolved in a suitable solvent placed in a thin glass tube. जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमें स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना है, उसको हम डिसॉल्व कर लेते हैं एक सूटेबल सॉल्वेंट पे, और हम उसको प्लेस करते हैं एक थिन ग्लास ट्यूब में। ठीक है, द ट्यूब इज प्लेस्ड बिटवीन 2 पोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स। जो ये हमारा ट्यूब रहता है, उसको हम प्लेस करते हैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स के 2 पोल्स के बीच। ये देखिए, ऐसा ही था हमारा डायग्राम, जिसमें हमने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लेंगे जिसका हम स्ट्रक्चर डिटरमाइन करेंगे, उसको हम डिसॉल्व करेंगे एक सूटेबल सॉल्वेंट में और प्लेस कर देंगे एक थिन ग्लास ट्यूब में। ये हमारी सैंपल ट्यूब, इसमें हम प्लेस कर देंगे। और जो ये हमारी ट्यूब होनी चाहिए, जैसे कि ये कह रहे हैं, द ट्यूब इज प्लेस्ड बिटवीन द स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स ऑफ 2 पोल्स। ये जो हमारे 2 स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स हैं, 2 पोल के बीच में हमने अपनी ट्यूब को डाल दिया है। ठीक है, फिर क्या होगा, द सैंपल इज दैन irradiated with radio waves from a simple coil in which radio frequency is constant at 60 megahertz, से हो गई, at certain value of magnetic field where absorption of radio frequency energy takes place। तो इसके बाद में क्या होता है, जो हमारा सैंपल रहता है उसको हम इरेडिएट करते हैं रेडियो वेव से फ्रॉम अ सिंपल कॉइल। एक सिंपल कॉइल से हम रेडियो वेव्स को इरेडिएट करते हैं, जिसमें जो हमारी रेडियो फ्रिक्वेंसी रहती है वो कांस्टेंट रहती है 60 मेगाहर्ट्ज पर, एट सर्टेन वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेयर एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी टेक्स प्लेस। जहाँ पर एक सर्टेन वैल्यू पर रहती है मैग्नेटिक फील्ड के, जहाँ पे जो हमारा एब्जॉर्प्शन रहता है रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी का, वो होता है। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया कि सबसे पहले हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसका हमने स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना है, उसको हम डिसॉल्व करेंगे सूटेबल सॉल्वेंट में और प्लेस कर देंगे एक थिन ग्लास ट्यूब में। जो हमारा ट्यूब रहेगा वे स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स के 2 पोल्स के बीच में रहना चाहिए। फिर सैंपल में क्या करते हैं, हम रेडियो वेव्स को इरेडिएट करते हैं सिंपल कॉइल से, जिसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी रहती है कांस्टेंट एट 60 मेगाहर्ट्ज, और ये रहती है मैग्नेटिक फील्ड के एक सर्टेन वैल्यू पर, जहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन होता है रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी का वो होता है। ठीक है, ये है हमारा वर्किंग ऑफ एपरेटस में। फिर इसके बाद ये क्या है, द
absorption of radio frequency energy is recorded in the form of peak on the graph. जो हमारा absorption रहता है रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी का वो हम रिकॉर्ड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पीक, पीक के फॉर्म में ग्राफ पे, ठीक है। जो हमारा एब्जॉर्प्शन रहता है रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी का वो रिकॉर्ड करते हैं पीक के फॉर्म में अपने ग्राफ पर। फिर द स्पेक्ट्रम कैन बी रिकॉर्डेड एट लो रिजोल्यूशन एंड हाई रिजोल्यूशन। जो हमारा स्पेक्ट्रम रहता है हम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं लो रिजोल्यूशन में भी और हाई रिजोल्यूशन में भी। तो जो हमारा एब्जॉर्प्शन रहता है रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी का हम उसको रिकॉर्ड करते हैं पीक के फॉर्म में ग्राफ पर, ठीक है। और जो हम स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड करते हैं वो लो रिजोल्यूशन में भी हो सकता है और हाई रिजोल्यूशन में भी। फिर द मॉडर्न एनएमआर स्पेक्ट्रम ऑल्सो रिकॉर्ड्स द एरिया ऑफ ईच पीक या सिग्नल ऑटोमेटिकली। जो हमारा मॉडर्न एनएमआर स्पेक्ट्रम आ रहा है अब वो हर पीक और सिग्नल के एरिया को भी ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड कर लेता है, ठीक है। तो जो हमारा मॉडर्न एनएमआर स्पेक्ट्रम आ रहा है वो पीक और सिग्नल के एरिया को भी ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड कर लेता है। अब हम देख लेते हैं कि हम कौन सा सॉल्वेंट इसका यूज़ करते हैं। TMS टेट्रामिथाइलसिलेन CH3 का 4SI। ये है हमारा TMS जो है हमारा टेट्रामिथाइलसिलेन, इसका फॉर्मूला है CH3 का 4SI। ये क्या यूज़ किया जाता है? इट इज़ यूज्ड एज स्टैंडर्ड कंपाउंड। इसको हम यूज़ करते हैं एक स्टैंडर्ड कंपाउंड के फॉर्म में। स्मॉल अमाउंट ऑफ TMS इज़ मिक्सड विद सैम्पल एंड स्पेक्ट्रम इज़ रिकॉर्डेड। हम TMS का स्मॉल अमाउंट मिक्स करते हैं सैंपल में और स्पेक्ट्रम को रिकॉर्ड करते हैं। तो जो हम एपरेटस में देख रहे थे कि हम सूटेबल सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं वो TMS है कि हम स्मॉल अमाउंट TMS का मिक्स करते हैं सैंपल के साथ और स्पेक्ट्रम को रिकॉर्ड कर देते हैं। जो हमारा TMS होता है उसके पास 12 प्रोटॉन्स होते हैं और वो सिंगल एब्जॉर्प्शन या पीक ही शो करता है। तो जो हमारा TMS होता है उसके पास 12 प्रोटॉन्स होते हैं और वो शो करता है सिंगल एब्जॉर्प्शन या पीक को। फिर द वेवलेंथ ऑफ अ रेडियो फ्रिक्वेंसी इज रिकॉर्डेड इन ppm पार्ट्स पर मिलियन विच मे बी इन डेल्टा और टॉर्क। जो वेवलेंथ होती है रेडियो फ्रिक्वेंसी की उसको हम रिकॉर्ड करते हैं ppm में, जिसको हम पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं, जो कि डेल्टा और टॉर्क में होती है। तो TMS एक यूज़ किया जाता है एक स्टैंडर्ड कंपाउंड की तरह। हम स्मॉल अमाउंट ऑफ TMS मिक्स करते हैं सैंपल के साथ और स्पेक्ट्रम को रिकॉर्ड करते हैं। जो TMS होता है उसके पास 12 प्रोटॉन होते हैं और ये शो करता है सिंगल एब्जॉर्प्शन पीक। जो वेवलेंथ होता है रेडियो फ्रिक्वेंसी का उसको हम रिकॉर्ड करते हैं इन ppm पार्ट्स पर मिलियन। अब हम देख लेते हैं इसकी एप्लीकेशंस ऑफ NMR। एप्लीकेशंस ऑफ NMR, इसकी पहली एप्लीकेशन ये है डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ये डिटरमाइन करता है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को। कंसिडर फॉलोइंग एग्जांपल, हम कंसिडर करते हैं फॉलोइंग एग्जांपल। ये देखें A CH3 CH2 CH2 Cl। तो ये है पहला, ये है 3 प्रोटॉन ट्रिपलेट CH3, फिर है 2 प्रोटॉन्स डबलेट CH2। ये देखिए ये हमारा CH2 2 प्रोटॉन्स डबलेट, ये है CH3 3 प्रोटॉन्स ट्रिपलेट। तो जो हमारा NMR रहता है वो डिटरमाइन करता है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को और ये हमने इस एग्जाम्पल के थ्रू समझा है। CH3 CH2 CH2 Cl, जिसमें पहला है 3 प्रोटॉन्स ट्रिपलेट CH3, फिर है 2 प्रोटॉन्स डबलेट CH2। फिर ये इसकी सेकेंड एप्लीकेशन डिटेक्शन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये डिटेक्ट करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। NMR स्पेक्ट्रम प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद द हेल्प ऑफ प्रोटॉन्स विच एब्जॉर्ब रेडिएशन इन डाउनफील्ड। जो हमारा NMR स्पेक्ट्रम होता है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिटरमाइन करने के लिए, वो भी प्रोटॉन की मदद से, जो कि एब्जॉर्ब कर देता है रेडिएशन डाउन फील्ड में। तो जो हमारा NMR स्पेक्ट्रम है उसकी ये सेकंड एप्लीकेशन है डिटेक्शन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। जो हमारा NMR स्पेक्ट्रम रहता है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिटरमाइन करने के लिए विद द हेल्प ऑफ प्रोटॉन की मदद से, जो कि एब्जॉर्ब करता है रेडिएशन इन डाउन फील्ड। फिर इसकी थर्ड एप्लीकेशन है डिटर्मिनेशन ऑफ एरोमेटिक कैरेक्टर। जो हमारा NMR स्पेक्ट्रम है ये डिटरमाइन करता है एरोमेटिक कैरेक्टर को। एरोमेटिक प्रोटॉन्स अपीयर्स इन लो फील्ड इन NMR स्पेक्ट्रम विच एक्सप्लेन्स एरोमेटिसिटी ऑफ कंपाउंड्स। जो हमारे एरोमेटिक प्रोटॉन्स होते हैं वो अपीयर होते हैं लो फील्ड में NMR स्पेक्ट्रम में, जो ये एक्सप्लेन करते हैं कंपाउंड की एरोमेटिसिटी को, ठीक है। फिर इसकी फोर्थ एप्लीकेशन ये है
कि डिस्टिंक्शन बिटवीन सिस एंड ट्रांस आइसोमर, केमिकल शिफ्ट एंड कपलिंग कांस्टेंट डिफरेंशिएट सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स। जो हमारा एनएमआर स्पेक्ट्रम रहता है वो डिस्टिंग्विश करता है सिस और ट्रांस आइसोमर में, वो भी उसमें जो केमिकल शिफ्ट होते हैं, केमिकल शिफ्ट और कपलिंग कांस्टेंट जो होता है वो डिफरेंशिएट कर लेता है सिस और ट्रांस आइसोमर्स के बीच में। तो ये है हमारे 4 एप्लीकेशंस ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रम। सबसे पहला था डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमर्स, फिर सेकंड था डिटेक्शन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसमें जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिटरमाइन करने के लिए विद द हेल्प ऑफ प्रोटॉन, जो कि एब्जॉर्ब करता है रेडिएशन इन डाउनफील्ड। फिर थर्ड था डिटर्मिनेशन ऑफ एरोमेटिक कैरेक्टर, जो हमारा एरोमेटिक प्रोटॉन रहता है वो अपीयर होता है लो फील्ड में एनएमआर स्पेक्ट्रम के, जो कि एक्सप्लेन कर देता है कंपाउंड्स की एरोमेटिसिटी को। फिर इसका फोर्थ एप्लीकेशन ये था कि जो हमारा केमिकल शिफ्ट और कपलिंग कांस्टेंट रहता है वो डिफरेंशिएट कर देता है सिस और ट्रांस आइसोमर्स को। तो ये था हमारे आज के लेक्चर में। अब मैं आपको जल्दी से सम अप कर देती हूँ एकदम। इसका इंट्रोडक्शन आप स्किप कर दीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रहा है। अगर आप चाहें तो ये देखिए, ये था इसका इंट्रोडक्शन, इसको मैं इतना समझा नहीं रही हूँ। ये देखिए मैं आपको समझा चुकी हूँ। हम इसको देखेंगे डेफिनेशन से, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ एनएमआर, एफ ब्लॉच ने डिफाइन करा था एनएमआर स्पेक्ट्रम को। उसके अकॉर्डिंग जो स्टडी होती है रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशन की बाय न्यूक्लियाई, उसको हम कहते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रम। फिर हमने देखा था मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो उसमें हमने देखा था कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी एक मॉडर्न डिवाइस है जो कि यूज़ किया जाता है प्रोटॉन के नंबर और नेचर को डिटरमाइन करने के लिए प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल है जो एस्टेब्लिश किया गया है ऑर्गेनिक कंपाउंड, वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ को एस्टेब्लिश करने के लिए। फिर हमने देखा था इसका प्रिंसिपल, जिसमें हमने देखा था जो हमारा न्यूक्लियस रहता है प्रोटॉन को वो स्पिन करता है उसके खुद के एक्सिस पर, ठीक है, जैसे कि हमारा इलेक्ट्रॉन करता है। तो जो स्पिनिंग होती है प्रोटॉन की वो एक स्मॉल मैग्नेटिक मूवमेंट को प्रोड्यूस करती है। फिर जो हमारा प्रोटॉन होता है अगर हम उसको प्लेस करते हैं स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो जो हमारा प्रोटॉन रहेगा वो या तो फेवर करेगा या अपोज करेगा उसको। देन जो हमारा प्रोटॉन रहेगा वो चेंज कर लेता है ओरिएंटेशन बाय एब्जॉर्बिंग अ क्वांटम ऑफ एनर्जी रेडियो एक्टिव फ्रिक्वेंसी रीजन में, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के। फिर जो हमारी फ्रिक्वेंसी रहती है रेडिएशन की वो डिपेंड करती है मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ पे, सो एडजस्टेड दैट कि जो हमारी एनर्जी एब्जॉर्ब हो हाइड्रोजन न्यूक्लियस से हो। और इस सिस्टम को हम कहेंगे इन रेजोनेंस। इन रेजोनेंस हम कहते हैं द सिस्टम इज सेड टू बी इन रेजोनेंस। ये जो मेथड है जो स्पेक्ट्रा एब्जॉर्प्शन को रिकॉर्ड करता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रम। फिर उसके बाद हमने देखा था ये हमारा लो एनर्जी स्टेट, ये हमारा हाई एनर्जी स्टेट, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एच न्यू, ठीक है, ये बना देना है आपको। और जो हमारे एपरेटस यूज़ किए जाते हैं वो ये हैं 2 मैग्नेट नॉर्थ और साउथ पोल के, फिर एक बीच में है सैम्पल ट्यूब, फिर है रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेटर, ये है हमारा डिटेक्टर, ये है हमारा रिकॉर्डर, ये है हमारी कॉइल। वर्किंग ऑफ एपरेटस में हमने देखा था कि जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड रहता है उसका स्ट्रक्चर, जिसका स्ट्रक्चर हमें और डिटरमाइन करना रहता है उसको हम डिसॉल्व करते हैं सूटेबल सॉल्वेंट में और उसको प्लेस कर देते हैं एक थिन ग्लास ट्यूब में। जो हमारी ट्यूब रहती है वो प्लेस होती है स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के 2 पोल्स के बीच में। जो हमारा सैंपल रहता है उसको हम इरेडिएट करते हैं विद रेडियो वेव्स फ्रॉम अ सिंपल कॉइल से, जिसमें जो रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है उसकी वो कांस्टेंट रहती है 60 मेगाहर्ट्ज़ पे एट सर्टेन वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन होता है रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी का वो होता है। तो इस एब्जॉर्प्शन को रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी के जो हम रिकॉर्ड करते हैं वो करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पीक ऑन ग्राफ। और जो ये स्पेक्ट्रम रहता है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं लो रिजोल्यूशन और हाई रिजोल्यूशन पे। जो हमारा मॉडर्न एनएमआर स्पेक्ट्रम है वो पीक और सिग्नल की एरिया को भी रिकॉर्ड कर लेता है ऑटोमेटिकली। फिर हमने देखा था टीएमएस जो है हमारा टेट्रा मिथाइल सिलेन CH3 का 4SI, वो यूज़ किया जाता है एक स्टैंडर्ड कंपाउंड की तरह। स्मॉल अमाउंट ऑफ TMS इज़ मिक्स्ड, जो हम करते हैं फिर स्मॉल अमाउंट ऑफ TMS मिक्स विद सैंपल और स्पेक्ट्रम को रिकॉर्ड कर लेते हैं। जो हमारा TMS होता है उसके पास होते हैं 12 प्रोटॉन, जो कि शो करता है हमें सिंगल एब्जॉर्प्शन या पीक। जो वेवलेंथ होता है रेडियो फ्रिक्वेंसी का वो उसको हम रिकॉर्ड करते हैं इन ppm पार्ट्स पर मिलियन। फिर हमने देखा था इसके एप्लीकेशन में, हमने इसका पहला एप्लीकेशन ये है कि ये स्ट्रक्चर आइसोमर को डिटरमाइन करता है
सेकेंड था हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिटेक्ट करता है। जो एनएमआर स्पेक्ट्रम है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिटरमाइन करने के लिए विद द हेल्प ऑफ प्रोटॉन, जो कि एब्जॉर्ब करता है रेडिएशन इन डाउन फील्ड। फिर इसकी थर्ड एप्लीकेशन ये थे डिटर्मिनेशन ऑफ एरोमेटिक कैरेक्टर। ये एरोमेटिक प्रोटॉन जो अपीयर रहते हैं लो फील्ड में एनएमआर स्पेक्ट्रम में, ये एक्सप्लेन करता है एरोमेटिसिटी ऑफ कंपाउंड। फिर इसका लास्ट एप्लीकेशन ये था डिस्टिंक्शन बिटवीन सिस एंड ट्रांस आइसोमर। जो हमारे केमिकल शिफ्ट और कपलिंग कांस्टेंट होते हैं वो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं सिस और ट्रांस आइसोमर था, सिस और ट्रांस आइसोमर को। तो ये था हमारा आज के लेक्चर में, जिसमें हमने देखा है एनएमआर स्पेक्ट्रम का थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन, फिर हमने देखी उसकी डेफिनेशन, फिर देखा है हमने मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसके बाद में हमने देखा था कि प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसको हमने बहुत अच्छे से समझा है। फिर हमने देखा था अपना ये वाला डायग्राम। उसके बाद में हमने देखा था कौन कौन से इसमें एपरेटस यूज़ किए जाते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रम में। फिर हमने देखा था वर्किंग ऑफ एपरेटस की, एपरेटस कैसे वर्क करता है। फिर हम कौन सा सॉल्वेंट यूज़ करते हैं इसमें, वो होता है हमारा TMS जो है टेट्रामिथाइलसिलीन, उसको हम यूज़ करते हैं। फिर हमने लास्ट में देख लिया इसकी एप्लीकेशन। आज का लेक्चर थोड़ा लेंदी था पर ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यूज़फुल है। इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको ये पूरा देखना पड़ेगा। अब इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम देख लेंगे केमिकल शिफ्ट के बारे में और फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट। तो ये जो हमारा आज का लेक्चर था ये दोनों हमारा MSc और BSc दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल था। BSc थर्ड ईयर में और ये MSc फोर्थ सेमेस्टर में भी है। जो है हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी सेकेंड पेपर, हमारा पहला पेपर ये हमारा जो स्पेक्ट्रोस्कोपी सेकेंड MSc फोर्थ सेमेस्टर का, उसकी ये सेकेंड यूनिट है जो है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। तो होप ये आपके लिए बहुत यूज़फुल रहा होगा। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको सारी पढ़ाई के लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहें। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। और अगर आपके लिए यूज़फुल हैं तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।